हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रवि कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस में। अभी हमारी बैंकिंग अवेयरनेस की जो क्लासेस चल रही हैं एसबीआई पीओ या फिर जो भी आने वाले बैंकिंग एग्ज़ाम्स है उसको टारगेट करके, उसमें हमने पिछले सेशन में स्टार्ट किया था मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति आरबीआई की, जिसमें हमने पिछले पिछले क्लास में पढ़ लिया था मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, वो कैसे काम करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, उसका टेन्योर कितना है, बाई मंथली कैसे काम करती है, वो इसे हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। हमने ये भी देख लिया था कि टाइप्स ऑफ कितने कितने प्रकार के मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स होते हैं। उसमें हमने देखा था कि कैसे दो डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे, उसमें हमने लिख लिया, अपने नोट कर लिया था कि कौन कौन से होते हैं। तो इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे दो बहुत इंपॉर्टेंट मॉनेटरी टूल्स सीआरआर और एसएलआर के बारे में। ठीक है, ये समझने में ना बड़ा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत टफ है यार, कैसे समझेंगे ये बहुत सीआरआर एसएलआर क्या है, बट ऐसा नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सीआरआर बहुत इजी है और एसएलआर बहुत इजी समझ में आ जाएगा आपको। तो इस सेशन को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के बाद फिर आगे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको समझने की, क्योंकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग सीआरआर एसएलआर। इसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि मनी फ्लो क्या होता है। ठीक है, मनी मार्केट में मनी फ्लो क्या होता है, इसे को कंट्रोल करने के लिए सारे मॉनेटरी टूल्स हैं ना, कि मनी फ्लो ज़्यादा ना हो जाए या कम ना हो जाए, तो इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या यूज़ करती है, सारे मॉनेटरी टूल्स यूज़ करती है। तो ये मनी का फ्लो क्या है, मनी कहाँ से आता है मार्केट में, ये पैसा आखिर क्या है, कहाँ से आता है, ये थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो पैसा मार्केट में कहाँ से आता है, बैंकों के द्वारा आता है। हमारे पास पैसा कहाँ से आता है, बैंकों के थ्रू आता है। और आरबीआई तो सीधा मार्केट में पैसा नहीं देती, वो पैसा कैसे जारी करती है, तो बैंकों के द्वारा। जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक जो भी मार्केट में काम कर रहे हैं उनके द्वारा मार्केट में पैसा आता है। तो आरबीआई क्या करती है कि मार्केट का फ्लो, मार्केट में मनी का फ्लो ज़्यादा ना हो जाए, इसके लिए सारे टूल्स का यूज़ करती है। कुछ डायरेक्ट होते हैं जो कि उन पे इसमें लिखा होता है कि इतना रूल है, कुछ इनडायरेक्ट रूप से वो इसका यूज़ करती है। तो ये मनी जो फ्लो है वो कहाँ से आता है वो हम सब देखते हैं। एक वर्ड आता है एनडीटीएल, ये होता है नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। ठीक है, ये आपको मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत सुनने को मिलता होगा या सुनते होगा। अच्छा, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी का जो एनडीटीएल है उसका इतना परसेंट सीआरआर हो गया, उसका इतना परसेंट हो गया, सुनने में आता होगा। या बैंक में जब भी आप पढ़ते हो एनडीटीएल बहुत सारा यूज होता है, और मॉनेटरी पॉलिसी में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा जरूरी है। ठीक है, तो एनडीटीएल में देखिए आप इसको अलग रख लीजिए, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। तो इसमें जो डिमांड है और टाइम है ये डिपॉजिट के लिए होता है, डिपॉजिट। अच्छा, बैंकों के पास फंड कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से आता है। बैंकों के पास जो पैसा होता है वो होता है जो हम जमा करते हैं, जो हम आप आम जनता जो बैंकों के पास जमा करते हैं जो डिपॉजिट के रूप में, वही बैंकों का पैसा होता है। और उन्हीं पैसों को बैंक आगे इन्वेस्ट करती है लोन के रूप में या इन्वेस्टमेंट के रूप में, जिससे उनको इंटरेस्ट मिलता है, जिससे उनको इनकम होती है। ठीक है, तो ये डिपॉजिट वही है, यही पैसा आता है डिपॉजिट के रूप में। ये डिपॉजिट दो तरह के होते हैं, एक तो होता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, तो सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में जो भी पैसा जमा होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का सीधा मतलब हो गया वैसा डिपॉजिट जिसपे बैंकों का कोई भी ऑब्लिगेशन ना हो, कोई भी टाइम बॉन्ड ना हो। हमने आज पैसा जमा किया और आज ही निकाल लिया, हमें उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, कभी भी निकाल सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। उसके बाद आता है टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट वो डिपॉजिट जिसमें टाइम का बाउंडेशन होता है, जैसे कि हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं, बैंकों में जमा करते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए,
या रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं जो मंथली हम लोग कट के जमा करते हैं, बहुत सारे तरह के इन्वेस्टमेंट जिसमें टाइम बाउंडेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम डिपॉजिट, जो कि होता है FDR, RD और भी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये जो डिपॉजिट हुआ दो तरह के, यही डिपॉजिट होता है, ये डिपॉजिट होता है दो तरह का, और ये लायबिलिटी आता है आगे। तो जो भी ये डिपॉजिट है वो बैंकों के लिए लायबिलिटी है, मतलब कि बैंक का वो लायबिलिटी है, वो एसेट नहीं है, बैंक का वो पैसा नहीं, वो पैसा आम जनता का है, वो उन्हें वापस करना है जब भी हम डिमांड करेंगे, जब भी हमको जरूरत होगी, या अगर हमने टाइम डिपॉजिट पैसे जमा किए हैं तो जब भी टाइम पूरा होगा, उसकी अवधि पूरी होगी, तो हम वो पैसा डिमांड करेंगे, हम वो पैसा ले लेंगे, तो वो इसकी लायबिलिटी है, बैंकों की लायबिलिटी है। इसी को हम लोग बोलते हैं नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, मतलब जो डिपॉजिट है उसी को NDTL बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये NDTL आखिर कैसे, ये NDTL कैसे इफेक्ट करता है हमारे बैंकिंग सिस्टम को, या फिर जो मॉनिटरी टूल्स हम पढ़ रहे हैं वो, उसमें NDTL कहाँ से समझ में आता है, ये देख लेते थोड़ा। तो मान लीजिए आज SBI बैंक है एज अ होल, उसके जितने भी ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया में, उसमें मान लीजिए आज 500 करोड़ जमा हुए, 500 करोड़ पैसे डिपॉजिट हुए, सभी तरह से डिपॉजिट मिला के, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, जितने भी डिपॉजिट हैं सारे पैसे मिला के 500 करोड़ जमा हुए, और उसमें से 100 करोड़ विड्रॉवल हो गए। ये डिपॉजिट हुआ और ये विड्रॉवल हो गया, मतलब वो पैसे निकाल लिए जिनको भी जरूरत थी, वो पैसे 100 करोड़ से, तो टोटल कितना बच गया, 400 करोड़। जो ये 400 करोड़ है यही NDTL है, और यही 400 करोड़ जो बचता है यही NDTL बैंक के पास यही 400 करोड़ ही वो पैसे आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 400 करोड़ है इसको अब बैंक क्या कर सकती है, लोन दे सकती है, या ओपन मार्केट में उसको इन्वेस्ट कर सकती है, या जो भी उसका कार्य उसमें वो लगा सकती है अपना इंटरेस्ट पाने के लिए। समझ में आ गया NDTL का कॉन्सेप्ट कैसे है। अब मान लीजिए SBI के पास 400 करोड़ आ गए, तो वो क्या करेगी, 400 करोड़ का 400 करोड़ इन्वेस्ट कर देगी भाई। क्यों, क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा है, वो तो इन्वेस्ट करेगी क्योंकि उसको इंटरेस्ट चाहिए, करेगी ना, उसको क्या है, उसको तो फायदा चाहिए। अब वो इंटरेस्ट करेगी और ज्यादा पैसा है तो कम इंटरेस्ट रेट लगाएगी, इंटरेस्ट रेट जो है लोन पे वो कम कर देगी, वो लो कर देगी। जब इंटरेस्ट रेट लो करेगी तो लोग ज्यादा पैसा लोन लेने के लिए आ जाएंगे, देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट कम है तो लोग ज्यादा पैसा लेंगे, तो ये पैसा फ्लो ज्यादा बढ़ जाएगा मार्केट में ज्यादा पैसा आ जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड के अनुसार अगर सप्लाई नहीं हुई तो महंगाई बढ़ जाएगी। इसी को कंट्रोल करता है आरबीआई कहता है कि नहीं भैया, जो आप ये 400 करोड़ आपके पास हैं, आप इसको पूरा का पूरा नहीं लगा सकते अपनी मर्जी से। इसमें हमने कुछ टूल्स लगाए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इन टूल्स के अनुसार ही आपको पैसा जो ये 400 करोड़ है जो आपका NDTL है उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आरबीआई ने यहाँ पे रोक टोक लगाया हुआ है, नहीं तो बैंक अगर फ्री हो जाएंगे तो ज्यादा तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। अब मान लीजिए कि जब आरबीआई देखती है ठीक है मार्केट में पैसा कम है, तो वही इंटरेस्ट को बढ़ाती है, घटाती है, जो भी उसके मॉनेटरी टूल्स होते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या होता है, क्यों आखिर कैसे काम करता है NDTL और ये क्या है, समझ में आ गया। चलिए अब यही जो इसको कंट्रोल करने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने टूल्स बनाए हैं, जो कि है CRR या SLR या बैंक रेट या MSF, जो भी टूल्स हैं ये इसी को कंट्रोल करते हैं कि भैया बैंक सारा का सारा पैसा मार्केट में ना भेज दे, कि ज्यादा मनी का फ्लो ना हो जाए, वो कंट्रोल में रहे। वो इसी के लिए इन CRR, SLR और बैंक रेट्स का रेट बढ़ाती घटाती है, ताकि जो ये पैसा है उसमें से जो भी तो अच्छा ठीक है, जो ये CRR है वो पैसा पूरी तरह से ना लगा पाए, तो जो भी ये टूल्स होते हैं, जो भी इसका परसेंटेज होता है, जो भी CRR का परसेंटेज मान लीजिए 4% है, जो भी है उस परसेंटेज में से इसी NDTL में से उतना % बैंकों को रिजर्व रखना पड़ता है आरबीआई के पास, या जो भी उस रेट के अनुसार हैं।
मान लीजिए 400 करोड़ में से 4% सीआरआर बैंक आरबीआई के पास कैश रिजर्व है, तो 400 में से जो 404% है वो बैंक इन्वेस्ट नहीं कर सकती है आगे मार्केट में। यही होता है कॉन्सेप्ट मॉनेटरी टूल्स का। इसी तरह से एसएलआर, बैंक रेट जो भी है जो इसी तरह से काम करते हैं। आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हर 2 महीने में बैठती है, वो यही देखती है कि इन 2 महीनों में मनी का फ्लो कितना था, मार्केट में कितना है, तो उसके अनुसार वो डिसाइड करती है सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, एमएसएफ, जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं उनका रेट कि वो बढ़े ना घटे ना और मनी का फ्लो कंट्रोल में रहे। दिस इज द कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया आपको? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, सीआरआर और एसएलआर के बारे में जो की पॉइंट्स है वो जान लेते हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि जो भी बैंक जो भी मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं उसका रेट हम लोग क्यों बढ़ाते घटाते हैं, आरबीआई मनी का फ्लो कंट्रोल करने के लिए। अब हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, आज सीआरआर एसएलआर का दिन है, सीआरआर और एसएलआर पढ़ लेते हैं, उससे कुछ की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछते हैं। समझ में आया? ठीक है, चलिए अब सबसे पहले सीआरआर, इसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। जैसे कि नाम से ही ये है कि कैश के लिए, कैश के रूप में इसका ये आरबीआई के पास डिपॉजिट होता है, कैश रिजर्व रेशियो इसको बोलते हैं। ये आरबीआई एक्ट 1934 के, आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 42 में डिफाइंड है। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 42 में इसको डिफाइन किया गया है कैश रिजर्व रेशियो को। ये जो कैश रिजर्व होता है हमेशा कैश के रूप में जो भी एनडीटीएल का अमाउंट रहेगा, कैश रिजर्व रेशियो जितना भी रहेगा, मान लीजिए 4% है, अभी सीआरआर का परसेंटेज जो रेट है वो 4% है, तो जो भी एनडीटीएल होगा उसका 4% बैंकों को आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा। दिस इज द सीआरआर। किस रूप में? तो कैश के रूप में। जो भी कैश अमाउंट है उनका एनडीटीएल का, जो भी उनके पास एनडीटीएल है उसका जो भी उस समय सीआरआर रहेगा उस रेट के अनुसार उनको आरबीआई के पास कैश के रूप में जमा करना पड़ेगा। तो वो उतना पैसा जो है वो कैश वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये रोक टोक होता है, यही रोकता है। ऐसे ही आरबीआई रोकता है इसको करने के लिए। ठीक है, तो और एक चीज और, सीआरआर कितना हो सकता है? 0 to 100%। एक समय में सीआरआर 0 to 100% हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? सॉरी आगे बढ़ते हैं। 0 to 100% सीआरआर एक समय में हो सकता है। ठीक है, सीआरआर का इतना कॉन्सेप्ट आप नोट कर लीजिए, यही बहुत जरूरी है। क्या है कि वो कैश के रूप में जमा होता है और वो आरबीआई 1984 सेक्शन के 42 में डिफाइन किया हुआ है। तो ठीक है, समझ में आ गया। मान लीजिए कि आज का एक बैंक के पास एनडीटीएल है 100 करोड़, तो वो पूरा 100 करोड़ इन्वेस्ट नहीं कर सकती है मार्केट में, वो मनी का पूरा 100 करोड़ नहीं दे सकती है। उसका सीआरआर जो है वो कैश के रूप में आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा एज पर द सीआरआर रेट। समझ में आ गया? सीआरआर इतना ही, आप इसको नोट डाउन कीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। और ये सीआरआर क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हर दूसरे महीने चेंज होते रहते हैं ये रेट्स, इसीलिए हर एग्जाम्स में आते रहते हैं, करंट में आते रहते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो ये बहुत मुश्किल नहीं है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं एसएलआर। एसएलआर भी एक डायरेक्ट मॉनेटरी टूल्स है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, ये भी एक है। सीआरआर और एसएलआर में बेसिक डिफरेंस ये है कि सीआरआर सिर्फ कैश के रूप में डिपॉजिट रिजर्व रहता था आरबीआई के पास, बट एसएलआर जो क्या है वो कैश, गोल्ड और सिक्योरिटी के रूप में भी रह सकता है।
बैंकों के पास लिबर्टी है कि वो या तो कैश के रूप में जमा करें या जो उनके पास गोल्ड रिजर्व है उसके रूप में आरबीआई को रिजर्व करे, या जो सिक्योरिटी होती है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, डीड्स होते हैं, उनके रूप में वो बैंक आरबीआई के पास जमा करे। इसमें एसएलआर में ये छूट दिया गया है बैंकों को आरबीआई द्वारा, ठीक है। अब क्या है, वो सेक्शन 24 में डिफाइन है एसएलआर, बट आरबीआई एक्ट में नहीं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में, ये नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है और कंफ्यूजन में बहुत बार गलती हो जाती है कि नहीं भैया सीआरआर तो आरबीआई एक्ट 94 में डिफाइंड है तो एसएलआर भी उसी में डिफाइंड होगा, बट ऐसा नहीं है। एसएलआर किसमें, सेक्शन 24 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में डिफाइन किया गया है, ठीक है। ये कितना हो सकता है, तो 0 to 40%, एसएलआर 0 to 40% होता है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन और जो रिकमेंडेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, 0 to 40% हो सकता है। तो एसएलआर क्या हो गया, कैश, गोल्ड और सिक्योरिटी के रूप में वो अपना जो उनके पास एनडीटीएल है उसका वो जितना भी एसएलआर का रेट रहेगा उसके अनुसार वो आरबीआई में जमा कर सकते हैं। सीआरआर में क्या है, वो सिर्फ कैश के रूप में जमा होगा। एसएलआर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 24 में डिफाइन है, जबकि सीआरआर सेक्शन 42 में डिफाइन है आरबीआई एक्ट 1934 के। सीआरआर 0 to 100% तक हो सकता है, जबकि एसएलआर 0 to 40% हो सकता है। दैट्स इट, सीआरआर एसएलआर इतना ही है, इतने ही से आपको क्वेश्चन आएंगे, बस कॉन्सेप्ट समझना है। आगे जो भी सेशन हम लेके आ रहे हैं उसमें सीआरआर और एसएलआर का हम लोग इसको कैलकुलेट करना सिखाएंगे कि अगर आपको एक रेट पता हो गया तो आप सारे उसके अलावा जितने भी रेट्स हैं, बैंक रेट्स हैं, वो निकाल सकते हैं। ये हम आगे सेक्शन में बात करेंगे। अभी हमको इनडायरेक्ट टूल्स के बारे में बात करना है, फिर जो भी क्वालिटेटिव टूल्स हैं उसके बारे में बात करना है। तो ये 2-3 वीडियोस और आएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अभी कोरोना का खतरा खत्म हुआ नहीं है, सो घर पे रहिए, सरकार के सारे दिशा निर्देशों का पालन कीजिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो गए हैं। अभी सारे जो कैलेंडर्स हैं वो आ गए हैं, एसएससी का भी और बैंकिंग एग्जाम्स का भी। तो एग्जाम्स होंगे, ये तो पक्का है। तो मेहनत में लग जाइए और हमें फॉलो करते रहिए। इसी के साथ ये सेशन खत्म करते हैं। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।